बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल लेक्चर्स बाय डॉक्टर हुमा अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम कार्बोहाइड्रेट्स के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और ये टॉपिक आपको इतनी जल्दी याद हो जाया करेगा अगर आपने पूरी कंसंट्रेशन के साथ लेक्चर को स्टडी किया, लेक्चर को सुना, तो आपको ये टॉपिक बहुत इजी लगेगा। तो आज हम कार्बोहाइड्रेट्स के जिस प्रोसेस को डिस्कस करेंगे, जिसको कंफाइंड करेंगे, वो है उसका डाइजेशन का प्रोसेस। तो वैसे तो डाइजेशन किसी भी चीज की हो तो उसका पर्पस या उसकी डेफिनेशन यही होती है कि लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना, ताकि एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस इजी हो जाए। तो यहाँ पे भी मैंने डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की एक डेफिनेशन पुट की है कि कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इनटू सिंपलर शुगर्स विच आर द मोनोसेक्राइड्स दैट द बॉडी कैन एब्जॉर्ब। यानी हमने कार्बोहाइड्रेट्स की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी हुई हैं, मोनोसेक्राइड्स हैं, ओलिगोसेक्राइड्स हैं, पॉलीसेक्राइड्स हैं। तो जब भी डाइजेशन की बात आती है तो बड़े मॉलिक्यूल्स या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स टूटकर स्मॉल शुगर्स या सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि मोनोसेक्राइड्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेशन इन्वॉल्व ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इनटू सिंपल शुगर्स दैट द बॉडी कैन एब्जॉर्ब। अब जब हम इसके डाइजेशन के प्रोसेस को फोकस करना चाहें तो हमें बॉडी के कुछ पार्ट्स को डिस्कस करना होगा जहां जहां डाइजेशन का प्रोसेस होता है, या यूं कह लेंगे जहां जहां से हमारे कार्बोहाइड्रेट्स की डाइट ने पास ऑन होना होता है। तो बेसिकली हमारे पास हम डेली रूटीन में जो खाना खाते हैं, रोटी लेते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड ही है। क्लियर? तो हमारे पास जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है। हम डाइजेशन इन माउथ को सिंपली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर वन इज द मैकेनिकल डाइजेशन, नंबर टू इज द केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन वो है जिसमें किसी भी इंजाइम की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, जबकि केमिकल डाइजेशन वो है जिसके अंदर कोई इंजाइम अपना पार्ट प्ले कर रहा होता है। तो स्टूडेंट्स, मैकेनिकल डाइजेशन में व्हेन देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एंजाइम, तो हम कहते हैं कि वहां पे सिर्फ एक च्यूइंग का प्रोसेस होता है। जैसा कि हमारे माउथ में अल्लाह ताला ने टीथ रखे हैं, तो हम जब खाना खाते हैं, खुराक लेते हैं, तो हमारे च्यूइंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है बाय आवर टीथ, और उसको हम मेस्टिकेशन का नाम देते हैं। तो मुंह के अंदर ही हमारा जो बड़े खुराक का पार्टिकल होता है वो स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो हम यहाँ पे सिर्फ इतनी ही बात कहेंगे कि कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट इनटू स्मॉलर पीसेस, और हम उसको एक नाम दे सकते हैं बोलस का। ठीक है? अब हमारे पास आती है केमिकल डाइजेशन, जो कि माउथ में हो रही है। पहले हम सबसे पहले जो बॉडी पार्ट डिस्कस कर रहे हैं वो माउथ है। तो जो केमिकल डाइजेशन है, तो माउथ के अंदर हमारे पास सिलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट है। ये एक एंजाइम है सलाइवा का, और इसका दूसरा नाम है टायालिन। अब सलाइवरी अमाइलेज की अगर हम पीएच नोट करें तो ये तकरीबन 6.8 टू 7 पीएच शो करवाता है, और यहाँ पे पॉलीसेक्राइड की डाइजेशन जो है वो शुरू हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, एक बात अगर आप यहाँ पे नोट करें तो जो सलाइवरी अमाइलेज है उसकी पीएच अल्कलाइन के करीब है, या आप कह सकते हैं कि अप टू न्यूट्रल है। ठीक है? या हम कह सकते हैं न्यूट्रल है या अल्कलाइन के करीब करीब है। मतलब अल्कलाइन का मतलब यह है कि 6.8 बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं होती, न्यूट्रल के करीब भी हम कह सकते हैं। अल्कलाइन भी नहीं कहना चाहिए इसको, लिटिल बिट एसिडिक भी नहीं कहना चाहिए, बस ये बताना चाहिए कि ये जो सलाइवरी अमाइलेज है, ये जो टायलिन है, इसकी पीएच नियर टू न्यूट्रल है। ये बात ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू हम इसको एसिडिक और बेसिक का नाम दें। तो ये न्यूट्रल के करीब होना जो है वो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है? यहां पे जो प्रोसेस होता है ये पॉलीसेकेराइड की डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। क्लियर? तो ये हमारे पास सिंपल सी डाइजेशन थी जो कि हमारे मुंह में हो रही होती है। अब हम देखते हैं हमारी जो खुराक है वो माउथ से बॉडी के अगले पार्ट में जाती है, और उसका नाम है जी स्टमक। अब स्टमक में क्या प्रोसेस हो रहा है? स्टमक में मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड एक स्टेटमेंट दी है ताकि आप फौरन क्लिक कर लो। नो एंजाइम, नो डाइजेशन इन स्टमक। मतलब कोई डाइजेशन जो प्रॉपरली होनी चाहिए स्टमक में वो होती ही नहीं है। कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन स्टमक में नहीं होती। अब इसकी क्या रीजन है? इसकी मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट्स के जरिए बताया है कि सबसे पहली बात तो ये कि हम कह सकते हैं कि कोई मैकेनिकल प्रोसेस इन्वॉल्व है स्टमक में। यस, ऑफ कोर्स। स्टमक के अंदर पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शंस होती हैं। पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शंस कौन सी होती हैं? स्टमक स्क्वीज करता है, एक्सपैंड करता है, स्क्वीज करता है, एक्सपैंड करता है, तो खुराक आगे की तरफ मूव करती है। तो ये जो इसकी इतनी स्ट्रॉन्ग किस्म की कॉन्ट्रैक्शंस हैं, ये कार्बोहाइड्रेट को एक यूनिफॉर्म मिक्सचर में कन्वर्ट कर देती हैं। यहां हम टर्म यूज करते हैं कायम, कायम की टर्म यूज करते हैं। अब यहां पे
जो एंजाइम कोई क्यों नहीं काम कर रहा, क्योंकि हमारे जो स्टमक की पीएच है वो 1.5 है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, और यहां आके हमारा जो सलाइवरी अमाइलेज था, टायलिन जो था, उसका एक्शन भी ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि मैं आपको दिखा के आई हूं कि उसकी पीएच 6.8 से 7 है अप्रोक्सीमेटली, हम कह सकते हैं कि न्यूट्रल पीएच है। तो टायलिन का एक्शन जो है वो एसिडिक पीएच में, जो कि स्टमक की पीएच है, वो रुक जाता है। अब हम अपने तीसरे बॉडी पार्ट को डिस्कस करते हैं, जो कि है डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्टूडेंट्स, स्मॉल इंटेस्टाइन में हम जब भी कोई बात करते हैं तो हम दोनों चीजें डिस्कस करते हैं। हम बात करते हैं कि ल्यूमन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और हम दूसरी तरफ बात करते हैं एपिथीलियम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। अब जो हमारा ल्यूमन है, क्लियर, जो ल्यूमन है हमारा, यानी कि जो पहला पार्ट है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का, जहां से स्टार्ट हो रही है, वहां पे एक एंजाइम है और उसका नाम है जी पेंक्रियाटिक अमाइलेज। क्यों? क्योंकि पेंक्रियास से ये निकल के आ रहा है, पेंक्रियाटिक अमाइलेज। पीछे देखिए सलाइवा का एंजाइम था तो सलाइवरी अमाइलेज का नाम दिया, यहां पेंक्रियास का एंजाइम है तो पेंक्रियाटिक अमाइलेज का नाम दिया। और यहां पे ये अगर हम नोट करें तो ये डाइसेक्राइड की डाइजेशन करता है। ठीक है, यानी कि जो पॉलीसेक्राइड थे अगर वो कन्वर्ट हो गए हैं डाइसेक्राइड में, तो यहां आगे डाइसेक्राइड की डाइजेशन भी स्टार्ट हो जाती है। दूसरी साइड पे हम बात करते हैं एपिथेलियल सेल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन या एपिथेलियम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब वो कौन कौन से एंजाइम है? माल्टेज है, सक्रेज है, लेक्टेज है, आइसोमाल्टेज है एंड डेक्सट्रीनेज है। ठीक है। अभी डेक्सट्रीनेज और ये जितने भी एंजाइम्स हैं, इनको हम ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स का नाम भी दे सकते हैं। क्यों हम दे सकते हैं नाम? क्योंकि बेसिकली यह जो एपिथेलियम है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वहां पे ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब हर एंजाइम का अपना एक रोल है जो मैं अभी आपको शो करवाऊंगी, लेकिन अगर हम कलेक्टिवली बात करें तो इंटेस्टाइन में एक ही काम हो रहा है, और वो क्या हो रहा है कि जी डाइजेशन हो रही है डाइसेक्राइड की। किसकी डाइजेशन हो रही है? डाइसेक्राइड की डाइजेशन हो रही है। ठीक है। तो अब आगे हम बात करते हैं कि ब्रश बॉर्डर एंजाइम कैसे रोल प्ले कर रहे हैं। तो जितने भी एंजाइम मैंने जिस सीक्वेंस में यहां मेंशन किए हैं, उसी सीक्वेंस में मैंने उनकी यहां पे इक्वेशन पुट की है। देखिएगा जरा, माल्टोज पे जो एक्ट कर रहा है एंजाइम, उसका नाम है माल्टेज, इजी है याद करना। सक्रोज पे एक्ट कर रहा है सक्रेज। माल्टोज पे जब माल्टेज एक्ट करेगा तो क्या बनेगा? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। देखिए मोनोसेक्राइड बनना शुरू हो गए हैं। ठीक है, यानी कि एब्जॉर्प्शन के करीब करीब बात होने लगी है। अब एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस आगे डाइजेशन के बाद शुरू हो जाएगा। सक्रोज की सक्रेज एक्ट करेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनता है। लेक्टोज पे लैक्टेज एक्ट करेगा, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज बनता है। आइसोमाल्टोज के ऊपर आइसोमाल्टेज एक्ट करता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बनता है। डेक्सट्रीन के ऊपर डेक्सट्रीनेज एक्ट करेगा और हमारे पास ग्लूकोज, माल्टोज और माल्टोट्राइओज के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। तो अभी मैंने आपको जो ऊपर ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स दिखाए थे, उसी तरतीब में मैंने उनका रोल भी दिखाया कि वो किन चीजों पर एक्शन प्ले करते हैं और क्या क्या प्रोडक्ट उनके जरिए बनते हैं। तो यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन की बात हम कर रहे हैं, यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे जो हमारे डाइसेक्राइड्स हैं, या हम कह सकते हैं उन्हें कि ओलिगोसेक्राइड्स हैं, वो सिंपलेस्ट शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब सिंपलेस्ट शुगर हमारी क्या कहलाती है? मोनोसेक्राइड्स भी हो सकती है, और दूसरे यहाँ पे हमारे पास माल्टोट्राइओज आया है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ट्राइसेक्राइड्स भी हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जनाब हमारी ब्रश बॉर्डर एंजाइम का रोल था। अब जो हमारे अनडाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ चले जाते हैं, और वो ज्यादातर कौन से होते हैं? वो फाइबर्स वगैरह होते हैं। ठीक है, ये बात मैंने आपको वर्बली बताई है क्योंकि ये आपसे क्वेश्चंस किए जाते हैं इस तरह के, कि जब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन होती है और कुछ कार्बोहाइड्रेट अनडाइजेस्टेड होते हैं, तो वो किधर मूव करते हैं? तो जनाब वो मूव करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ, जैसा कि फाइबर्स वगैरह। ठीक है स्टूडेंट्स, होप सो आपको बड़ा अच्छी तरीके से लेक्चर समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्यूरी रह गई है तो आप ये वाली डायग्राम को गौर से देखें, इसमें मैंने अपना पूरा लेक्चर एक दफा फिर से समराइज किया है। देखिएगा जरा, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन की बात मैं कर रही हूं और यहां मैंने बॉडी पार्ट्स तक को डिस्कस किया है। ठीक है, अब बॉडी पार्ट्स को मैंने कैसे डिस्कस किया है कि यहाँ पे मैंने ओरल कैविटी दे दी है, यानी कि माउथ की बात कर दी है, फेरेंक्स की बात कर दी है, एसोफेगस की बात कर दी है, ये माउथ की बात हो रही है। ठीक है, यहां आपने जो डाइट ली वो पॉलीसेक्राइड भी है, डाइसेक्राइड भी है। तो सलाइवरी अमाइलेज ने पॉलीसेक्राइड पे एक्ट करना है और उन्हें छोटे पॉलीसेक्राइड में कन्वर्ट कर देना है। और ये जो डाइसेक्राइड है, इन्हीं की इनकी डाइजेशन जो है वो डायरेक्टली नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, नीचे की तरफ एरो जा रहा है, ये मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि डाइसेक्राइड के ऊपर डाइसेक्राइडेज एक्ट करता है।
अब माउथ के अंदर जो है वो पॉलीसेक्राइड पे डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, आपको दिखा दिया, डाइसेक्राइड्स नीचे की तरफ जा रहे हैं। अगला बॉडी पार्ट है स्टमक, जिसको मैंने यहाँ पे बिल्कुल कुछ नहीं, यहाँ पे कोई भी जो है वो कहते हैं मटेरियल यहाँ पे नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एंजाइम इन द स्टमक, सो देयर इज नो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, कोई प्रोसेस नहीं होता डाइजेशन का। जी, अब हम बात करते हैं ल्यूमन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन की। वो भी अभी हमने डिस्कस किया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पहले ल्यूमन डिस्कस करेंगे, फिर एपिथेलियम डिस्कस करेंगे। पॉलीसेकेराइड जो छोटे छोटे थे वो यहाँ आ गए, पेंक्रियाटिक अमाइलेज ने उनके ऊपर एक्ट किया और वो आगे कन्वर्ट हो गए माल्टोज में या दूसरे डाइसेक्राइड्स में। ठीक है, अब देखिए माउथ से आने वाले डाइसेक्राइड्स भी आ रहे हैं, ये एरो दिखाया था मैंने आपको। यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन से भी डाइसेक्राइड्स आ रहे हैं, तो डाइसेक्राइडेजेस एक्ट करता है यहाँ पर, डाइसेक्राइडेजेस। ठीक है, डाइसेक्राइडेजेस जो हैं वो कहाँ मौजूद हैं? वो जनाब मौजूद हैं एपिथेलियम में और स्मॉल इंटेस्टाइन के, जिनको हम ब्रश बॉर्डर का नाम देते हैं। यहाँ पे जितने भी एंजाइम हैं उनको हम नाम देते हैं ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स का। तो अभी आपने देखा ही है कि जो हमारे एंजाइम थे, जैसे कि माल्टेज है, ठीक है, जैसा कि सक्रेज है, ये क्या काम कर रहे थे? ये एक मॉलिक्यूल को आगे से दो मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्ट कर रहे थे। ठीक है, यानी कि डाइसेक्राइड को दो मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट कर रहे थे। तो ये जितने भी हमारे एपिथेलियम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन या ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स हैं, जैसे कि मैंने आपको माल्टेज, सक्रेज, लैक्टेज की एग्जांपल दी है, ये डाइसेक्राइडेजेस ही होते हैं। डाइसेक्राइडेजेस का मतलब ऐसे एंजाइम जो डाइसेक्राइड्स पे एक्ट करते हैं। तो हमारे माल्टोज, सक्रोज, लैक्टोज ये डाइसेक्राइड हैं, जब ये टूटते हैं तो दो मोनोसेक्राइड बनाते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आप देख सकते हो कि आखिर में हमारे पास क्या चीज रह जाती है? मोनोसेक्राइड्स रह जाते हैं। डेफिनेशन को याद करें, मैंने डेफिनेशन में बताया था कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को हमने कन्वर्ट करना है सिंपल शुगर में, और सिंपल शुगर हमारी कौन है? सिंपल शुगर है हमारे मोनोसेक्राइड। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आज आपको कार्बोहाइड्रेट का पहला लेक्चर दिया है, जिसके अंदर हमने इसकी डाइजेशन को डिस्कस किया है। इंशाल्लाह हम आगे के लेक्चर्स में इसके मेटाबॉलिज्म को डिस्कस करेंगे, इसकी एब्जॉर्प्शन को डिस्कस करेंगे। अगर हमने किसी भी बायोमॉलिक्यूल को पढ़ना हो तो हमें उसकी डाइजेशन भी पढ़नी पड़ती है, हमें उसकी एब्जॉर्प्शन भी पढ़नी पड़ती है, हमें उसकी मेटाबॉलिज्म को भी पढ़ना पड़ता है। तो आगे के लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह इन टॉपिक्स को कवर करेंगे।